हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो विज्ञान है, जो साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन और उसके यौगिक के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, वो हम सारे सॉल्व करने। इस चैप्टर को मैंने पहले ही सॉल्व करा रखा है, बेसिक्स वगैरह मैंने पूरे एनसीईआरटी करा रखी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसके आने वाले वीडियोज़ में मैं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं वो भी करा दूंगा। यही सीरीज मेरी चलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक डाल दूंगा, उनको ज़रूर देखना। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। ये ऑलरेडी बना हुआ है, आपको मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किसकी बनानी है? मुझे CO2 की बनानी है। यहाँ C लिखो। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो प्रथम कक्षा में 2 आएगा, बाकी बचा 4, क्योंकि अधिकतम जो कक्ष में आ सकते हैं, ठीक है, अधिकतम परमाणु कितने कक्ष में आ सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। ये n बराबर प्रथम कक्षा, n बराबर द्वितीय कक्षा। n का मान 1 रखोगे, प्रथम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। द्वितीय कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ सकते हैं। यही आप जानते हो। ऑक्सीजन का होता है 8, प्रथम कक्ष में 2 आ सकता है, बचा 6। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। देखो, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर जगह कम होगी ना, मैं छोटा करके बना रहा हूँ। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है। अब देखो क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को क्रॉस से दिखाया तो इधर पे दिखाना है, 2 3 4 5 6। अब आपको कार्बन को किसी और से कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने? 4 हैं। ठीक है, हर एक तत्व क्या करता है कि उसे अष्टक बनाने हैं, उसके बाहरी कक्ष में 8 पूर्ण करने, मतलब अमीर बनना। हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है। अमीर बनने पे क्या होता है ना, उसे काम करना नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें भी यही नियम है कि ये लोग चाहते हैं कि मेरे कक्ष के बाहर में 8 पूरे हो जाए, ताकि मुझे और क्रियाशील कार्य ना करना पड़े। तो देखो बेटा, इसके बाहर है 6, तो इसे कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ से 2 2 की क्या कर लेगा? साझेदारी। ठीक है, यहाँ से 2 2 की क्या कर लेगा? साझेदारी। 6 थे, 2 ले भी रहे और 2 दे भी रहे, तो 6 और ये 2 उधर गए, 8 हो गए। तो और ये 2 ले भी रहा है, 4 है इसके पास, 2 ले लिया उसने, 6 हो गए। इसको भी और 2 चाहिए और इसको भी और 2 चाहिए, तो ये हो गया 8। देखो, इसके पास 6 थे, 2 लिया, 8 हो गए। इसके पास 4 थे, इसने यहाँ से 2 लिया, 6, इसने भी यहाँ से 2 लिया, 8। तो इन सबके अष्टक पूर्ण हो गए। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ऐसा ही बनाना है। ऑलरेडी चित्र बना हुआ था, अब मैंने आपको बना के भी समझा दिया कि किस तरीके से काम करेगा, और ये एग्जाम में 100% आएगा। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का बेसिक यही नियम है, बस आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, फिर परमाणु विन्यास के आधार पर आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की संरचना ज्ञात कीजिए। सल्फर के 8 परमाणु लेनी है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो प्रथम कक्षा में 2 आता अधिकतम, द्वितीय में 8, 2 और 8 10, बचा बाहर में 6। कितने लेने के लिए बोला है? ठीक है, कितने लेने के लिए बोला है? 8। तो आपको सल्फर के 8 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बाहर में कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 बनाने पड़ेंगे, है ना? कितने हो? 3 2 5 और 1 6। 3 2 5 6। ठीक है, तो ये लिख भी देना कि ये क्या है? सल्फर है ना, एश एश एश।
सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 है, कितने चाहिए उसको? 2 चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन की ये क्या करेगा? साझेदारी करेगा। आप खुद देखिए, यहाँ से 2 लेगा, इसके 6 थे, 2 लिया 8, इसके भी 8 हो गए। ठीक है, यहाँ से भी देखो 2 की साझेदारी करेगा। यहाँ से ये 2 की साझेदारी करते रहेंगे, सबके अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। 2 की साझेदारी करेगा, सबके अष्टक पूर्ण हो गए। ये चित्र यहाँ बना हुआ था आराम से। ठीक है, ये सल्फर के 8 परमाणु लेके हमने बना दिया। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा। H2O का बनाना है आपको, सिंपल सा दे रहा हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ मेरे तरफ से, इसे आप खुद बना के मुझे बताइएगा। अगले क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी करा रहा हूँ बच्चों, तो उसी हिसाब से देखो। ये ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, इसलिए मैं इसको करके बता रहा हूँ। कह रहे पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयावों का चित्रण कर सकते हैं? मतलब समयावी क्या होते हैं? देखो, समयावी क्या होते हैं? जिनके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अलग अलग होती है, लेकिन इनका सूत्र एक होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं समयाव। संरचनात्मक समयावी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु तो जो सूत्र होते हैं वो समान रहते हैं, लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है। जो पेंटेन का सूत्र होता है वो होता है बेटा C5H12, लेकिन इसकी जो संरचना है वो अलग अलग बन सकती है। जैसे कि ये पहला गिनो, 3 और 2 5 है, और H को गिनोगे 12 होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 है, यहाँ से एक 5 है। बाकी सब में देखो सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है सभी में, लेकिन इसकी संरचना और इसकी संरचना में अंतर है। ठीक है, इस सी को मैंने यहाँ से तोड़कर नीचे ला दिया, कोई फर्क नहीं है इन सबको जो करेंगे, बस संरचना में अलग है। जैसे एक साइकिल की चेन होती है ना, ठीक है, सारे हैं, लेकिन साइकिल की चेन को तुम ऐसे करोगे यूँ मुड़ जाएगा, ऐसे करोगे यूँ मुड़ जाएगा। तो ये इसके ये विशेष गुण होते हैं। ठीक है, उसी रूप में समझ सकते हो। ये दूसरा संरचना हो गया। तीसरा खुद देख लीजिए। अब मैंने कार्बन को क्या किया, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ 3 4 5, बाकी अच्छा जोड़ दिया, ये 3 संरचना हो गई। तो इसकी प्रैक्टिस करना एग्जाम में आ सकता है। आसान क्वेश्चन था, ये भी बन गया आराम से। और आपको इसकी जो PDF है, ये पूरी इसकी PDF आपको मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन की विशाल संख्या दिखाई देती है? कार्बन के वो 2 मुख्य गुण बताने हैं हमें। तो 2 मुख्य गुण क्या है बेटा? एक होता है श्रृंखलन और एक होता है चतुसंयोजकता। श्रृंखलन का मतलब क्या है ना, जोड़ा बनाने की, मतलब क्रिया करने का एक विशेष गुण होता है। देखिए श्रृंखलन क्या होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। जैसे देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कार्बन है, इसके साथ इसने पेयर किया, इसके साथ पेयर किया। तो कार्बन परमाणु में ना एक विशेष गुण होता है, और वो गुण क्या होता है कि वो आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं। किनसे? कार्बन परमाणुओं से। तो इस क्षमता के कारण देखो, कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे लघु से लेकर दीर्घ अणुओं की, मतलब छोटे से लेकर बड़े अणुओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्ति होती है। इस यौगिकों में कार्बन की रिजु श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, मतलब रिजु का मतलब छोटा, शाखित का मतलब बड़ा, वलयाकार का मतलब ऐसे गोलाकार, जैसे सल्फर का देखा था तुमने, वलयाकार श्रृंखला हो सकती है। कार्बन परमाणु का यह विशिष्ट गुण श्रृंखलन कहलाता है। इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है बेटा, इसको आपको पूरा पढ़ना है, समझ जाओगे, अपने भाषा में तुम लिख सकते हो। ठीक है, जब एग्जाम में बैठते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप रट के जाओ हर एक चीज़, एक एक लाइन रट रहे हो, नहीं, जो आप समझ रहे हो वो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। ये नहीं कि पूर्विया में लिख दिया, बंगाली में लिख दिया, ऐसा नहीं। अपने शब्दों का मतलब जो चीज़ समझे आप उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर दो, जिस तरीके से आपने समझा। हाँ, इसे बोलते हैं चतुसंयोजकता। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में। कह रहे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कैसे? देखो कार्बन ये 6 हुआ, प्रथम कक्ष में 2, बाहर कितना बचा 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई?
4। ठीक है, 4 हो गई। 4 का मतलब क्या होता है, अष्टक पूर्ण करने हैं, तो 4 की संयोजकता, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे नहीं सकता एक बार में, ठीक है, और 4 ले भी नहीं सकता एक बार में। जो साझेदारी होती है वो 1 की होती है, 2 की होती है, 3 की होती है अधिकतम, 4 की कभी नहीं होती। तो ठीक है, इसी वजह से यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या का निर्माण होता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था C5H12 है ना, ये सब जो है ना, ये इसी गुण के कारण है। ठीक है, ये इसी गुण के कारण है, तो इसे बोला जाता है चतुसंयुक्ता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहे साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी बना पड़ा है। साइक्लोपेंटेन सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C5H10। सो C5H10 बोला है ना, कोई लोड नहीं लेना है। कार्बन क्या होता है बेटा, पहले प्रथम कक्षा में 2 बचा 4, और हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, एक कक्षा में 1। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, अगर उसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो H से हो जाएगा हीलियम, और हीलियम सबसे छोटा परमाणु क्रमांक वाला तत्व है जो कि निष्क्रिय होता है, अक्रिय होता है। जिनके कक्षक पूर्ण होते हैं वो होते हैं अक्रिय तत्व, मतलब समझ रहे हो, बलवान होता है वो, मतलब किसी से क्रिया विक्रिया नहीं करता, हो जाता मस्त मौला सोएगा, ऐसे खाए पिएगा, ऐसे सो जाएगा, मतलब उसे क्रिया करने की ज़रूरत नहीं, उसके पास मस्त हो गया, उसका कोटा फुल है, ये इसका मतलब है। तो लॉजिक क्या बनाना है, सूत्र याद रखिएगा, C5 है, देखो 1 2 3 4 5, और H कितना है बेटा, 10 है, तो H हमें 10 बनाना है। हर एक के साथ साथ 2 H लगा दो, हर एक के साथ 2 H लगा दो। ओके, अब गोला बनाते हैं। ठीक, H के लिए भी बनाने पड़ेगा। ठीक, इसको गोली मारो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चित्र पे आ जाओ। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने होते हैं बच्चों, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4, सबके बाहर में 4 से इससे दर्शा दिया। अब H को किसी दूसरे चिन्ह से दर्शाना पड़ेगा, तो H का मैं बिंदु से दर्शा रहा हूँ, 1, ऐसे 1 ही है बस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो बच्चों, संरचना कैसे करनी है हमें। कार्बन के पास है 4, ठीक है, देखो ये यहाँ से एक लेगा, 5 हो गया, यहाँ से एक लेगा, 6 हो गया, ठीक है, यहाँ से एक लेगा, 7 हो गया, यहाँ से एक लेगा, 8 हो गया। H भी खुश, कार्बन भी खुश, और यही आपको करते रहना, क्योंकि H को 1 मिला वो हीलियम बन गया, 4 थे उस कार्बन के पास, 4 थे और 4 मिल गए, यहाँ से इसने के 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, फिर देखो यहाँ से 1। अब 1 की साझेदारी करवा दो, ठीक है, 1 की क्या करवा दो, साझेदारी। एक की क्या करवा देंगे, साझेदारी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। ये जो दे रखे हैं वर्ड्स में नाम दे रखे हैं आपको, इनके संरचना बनानी है। जैसे क्या नाम दे रखा है, एथेनोइक अम्ल।
एथ, ठीक है, एथ बोला है, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। मैथ, मैथ में एक कार्बन होता है, एथ में 2 कार्बन होते हैं। ये आइडिया लगाना है आपको, लॉजिक देखो क्या है। फिर ओइक अम्ल, ओइक अम्ल ये क्या है बेटा, ये आपके ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, उससे आपको नामकरण का पता लगेगा। नामकरण को मैंने पहले ही सब पढ़ा रखा है, वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन डाली है उसमें आपको पता चल जाएगा पूरा। और मैं कोशिश करूँगा एक नामकरण की अलग से वीडियो बना दूँ आपको समझाने के लिए। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो मतलब Br क्रियात्मक समूह है, ये अनुलग्न है, मतलब पूर्व लग्न है, पहले लगते हैं। और पेंटेन मतलब 5 कार्बन होंगे, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड है सब। ब्यूट 4 कार्बन होंगे, ओनिक ओन ग्रुप है यानी कि डबल बॉन्ड ओ वाला जो होता है। हेक्से नल, ठीक है, हेक्स मतलब 6 कार्बन होंगे, नल, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा, एक क्रियात्मक आपके एनसीईआरटी में भी टेबल बना पड़ा होगा और मैंने पूरा सिखा रखा है नामकरण, उसको देख लीजिएगा। और एक अलग से वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा इस टॉपिक पर। पहले वाले पे आ जाते हैं। पहले वाले का नाम क्या है, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का क्या मतलब होता है बच्चों, सूत्र होता है CH3COOH। इसको तुम भूल जाओ अभी, ठीक है, इसको तुम भूल जाओ। सीधा देखो मेरा लॉजिक क्या है बेटा, अगर मैं आपको ट्रिक समझाऊं, ये सिंगल बॉन्ड के लिए मैं ट्रिक लेता हूं। ये ट्रिक है, देखो बेटा, ट्रिक क्या है, एथेनोइक बोला है, एथ बोलते ही आपके मन में आ जाना चाहिए 2 कार्बन। ओइक यहाँ पर लगाया, एथ प्लस ओइक अम्ल। ओइक अम्ल जब भी लगता है बेटा, देखो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर आएगी, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर आएगी। ओइक अम्ल मतलब OOH, OOH, ठीक है। तो देखो बेटा OOH यहाँ पर डबल बॉन्ड लगता है, ठीक है, डबल बॉन्ड लगेगा तो देखो कार्बन तो 2 रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ से ट्रिक देखो, ट्रिक ध्यान से देखना, कार्बन 2 रहेंगे, ठीक है। आपको ओइक अम्ल लगाना है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड यहाँ जैसे एक जोड़ोगे, यहाँ से डबल बॉन्ड एक, ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ ये लग गया, ठीक है आपका, ठीक है। यहाँ से H है, एक O यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है, ये H हट जाएगा, एक जैसे ही O लगेगा यहाँ से H हट गया। और ये H तुम यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम H यहाँ पे भी लगाओगे तब भी सही है, यहाँ पे भी लगाओगे तब भी सही है, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका एथेनोइक अम्ल का चित्र। अगले पे आ जाओ, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमो Br क्रियात्मक समूह है, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन है, एन का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंद है। तो देखो मैंने आपको बताया, अभी ट्रिक क्या बताया, 5 कार्बन है, 3 4 5, सब में H रहता है, सब में H रहता है, इन सब में H है, इन सब में H लगा है। बट ब्रोमो आ गया है, तुम ब्रोमो को यहाँ लगाओ, एक H को हटा के, क्योंकि यहाँ पर भी H था, ब्रोमो क्रियात्मक समूह जोड़ रहे हो तो एक की जगह तो आएगा। अब एक गिलास में देखो, एक गिलास में 10 क्यूब आ सकते हैं, ठीक है। और तुम दूसरा क्यूब एक लाओगे तो एक को हटा के तो दूसरा रखोगे, यहाँ पर ऑलरेडी H है तो तुम Br कहाँ रखोगे, ये हटेगा और यहाँ Br आ जाएगा, सूत्र बन गया। तुम Br को यहाँ रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रखो आंसर सेम है, इन्होंने यहाँ रखा है। तो ब्रोमो Br, पेंट यानी कि 5 कार्बन, एन यानी कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, सिंबल। ऐसे ही देखो ब्यूटेनोन, ब्यूट 4 कार्बन, ओन यानी कि डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप है ये, है ना। कीटोनिक ग्रुप में क्या आता है बेटा, ये चीज़ आती है। सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है। सो देखिए सब कुछ सही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा क्या, दैट्स इट। ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो गया। हेक्सेनल, हेक्स यानी कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अल का मतलब होता है CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो, ये देखो ये लास्ट में लगेगा, ये ध्यान रखना, इसको बीच में लगाए, ये लास्ट में लगाए, ये डिफरेंस है इसमें। हेक्सेनल हो गया, ठीक है। कह रहे निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए, ये तो बड़ा बहुत ही आसान है। अब तो चित्र बना हुआ आ जाता है ना, वो ज़्यादा आसान होता है उनका नामकरण करना। नाम से बनाना आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है।
अब देखो इसमें नाम क्या है, देखो बेटा कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन पे क्या लगता है बेटा, एथ लगता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, देखो एथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ठीक है। और बी आर होता है पूर्व लग्न, बी आर के लिए ब्रोमो लगाते हैं, तो ब्रोमो लगेगा पहले, तो ये क्या हो गया, ब्रोमो एथेन, सबको जोड़ दो, ब्रोमो एथेन, आराम से बन गया। आगे आ जाओ, कितने हैं कार्बन, 1 है, 1 कार्बन पे मेथ होता है, कीटोनिक ग्रुप है, डबल कीटोनिक ग्रुप, देखो डबल बॉन्ड ओ लगा, यानी कि नाम के बाद में क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, तो ये क्या हो गया, मिथेनल। अब यहाँ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। 6 के लिए क्या जुड़ता है बेटा, हेक्स जुड़ता है, और ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है बेटा, बाद में आइन, हेक्साइन। सिंपल, आराम से बन गया। नामांकन वाली वीडियो अगर देख लोगे ना तो आपको सारा चीज़, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। जो इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होता है ना, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, नाम में ही सारा छुपा हुआ है। सो देखिए क्या है, किसी यौगिक द्वारा ऑक्सीजन से संयोग करने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, है ना। ऑक्सीकरण होता है क्या, ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ में जब ऑक्सीजन की जोड़ते हैं, ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब क्या होता है ना, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एथेनॉल से ऑक्सीजन की योग द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। एथेनॉल में जब ऑक्सीजन डाला जाता है तभी जाके वो अम्ल बनता है, इसीलिए उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, 1 नंबर में आ सकते हैं। कह रहे ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आपने देखा हो ना, वेल्डिंग यूं छड़ मारता है, फिर फटाफट जुड़ जाता है, चिंगारी मारता है, देखा ही होगा आपके आसपास। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं वेल्डिंग के लिए ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि वायु तथा एथाइन मिश्रण जलाया जाए, पूर्ण दहन हेतु ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा अपर्याप्त होगी, ठीक है। अगर किसको किसको जलाया जाए, वायु को और एथाइन को अगर हम जला दें, इसके मिश्रण को जला दें, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, तो पूर्ण दहन के लिए, पूर्ण दहन हेतु ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा उतना हमें मिलेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए जिससे ऊष्मा की कम मात्रा ही उत्पन्न होगी, और जब ऊष्मा कम होगा तो फिर वो वेल्डिंग हो नहीं पाएगा, ठीक है। वेल्डिंग करने के लिए हमें बहुत ऊष्मा की ज़रूरत होती है, परंतु जब ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण जलाया जाता है तो पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन इसलिए हो पाता है क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा हमें भरपूर मिलती है, तब जाके हम उसका वेल्डिंग कर पाते हैं, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस, कि प्रयोगों के आधार पर आप कैसे अंतर पता लगा सकते हो। देखो परीक्षण के, अगर लिटमस परीक्षण पे हम देखें तो क्या हुआ, लिटमस विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर अल्कोहल लोगे और लिटमस पत्र उसमें डुबाओगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम बता देंगे कि भैया ये अल्कोहल है। और नीला लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अम्ल की खासियत क्या करती है, नीले को वो लाल कर देता है ना, ये आप जानते हैं। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण चेक करें, जैसे ही अल्कोहल डालोगे फट ऐसा करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, तीव्र उद्घाटन नहीं होती है इसमें। अब जब नहीं होती है तो वो क्या होता है, उस परीक्षण सोडियम कार्बोनेट परीक्षण से पता लगा लोगे कि बेटा ये क्या है, अल्कोहल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में फट की आवाज़ निकलती है, बुदबुदाहट होती है, CO2 निकलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वहाँ से, तो इसीलिए बुदबुदाहट की आवाज़ आती है। और जैसे ही आवाज़ आएगी कि बेटा वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। सोडियम धातु परीक्षण, सोडियम धातु परीक्षण अगर किया जाए, अल्कोहल में क्या होगा,
बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बुदबुदाहट तो होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है परंतु बुदबुदाहट नहीं होती है इस परीक्षण में, सोडियम धातु के परीक्षण में। ठीक, आगे आपको समझ में। आगे आते हैं, ऑक्सीकरण क्या है, अभी जस्ट बताया था। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। उदाहरण KMnO4, K2Cr2O7। ठीक है, सिंपल। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? डिटर्जेंट लोगे, नदी का पानी आपका कठोर जल होता है, उसमें डिटर्जेंट घोलोगे झाग कम बनेगा। अब नल का पानी लोगे, उसमें डिटर्जेंट घोलोगे, उसमें झाग ज़्यादा बनेगा। हो गया, पता चल गया। क्या लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े का पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? अब कपड़ा ये नहीं कि ऐसे वॉशिंग मशीन में डुबोया, मतलब सर्फ में डुबोया और निकाल के ऐसे पानी से धो के रख दिया। करते हो ऐसा? नहीं करते हो। आप क्या करते हो? यूं यूं रगड़ा, ये लिया रगड़ा, धा 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 कर रगड़ देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका भी कारण है। ठीक है, कह रहे साबुन को तेल, धूल, कणों, मैल, जो कॉलर होता है हमारा, ये लपेट लपेट के गंदगी पड़ जाती है। कभी कभी देखोगे एक कपड़े को हम एक हफ्ता पहन लेते हैं तो कॉलर पे यहाँ पर थोड़ा चिपचिपाहट भी हो जाता है, तेली तेली होता है। ठीक है, थोड़ा सा तेली तेली भी होता है वो गंदगी। तो मैल आदि तक पहुँचने तथा मिशेल बनाने के लिए साबुन लगे कपड़ों का हिलाना या रगड़ना आवश्यक होता है। जो उसमें मिशेल लग जाते हैं ना, अगर उसे हम ऐसे रगड़ेंगे नहीं तो वो मिशेल वो हटेगा नहीं उस अपने स्थान से, वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए रगड़ना होता है साफ करने के लिए। ये इसका एक मुख्य कारण है। अब जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये तो सारे बॉक्स के अंदर जो प्रश्न थे ना वो हमने किए। अब जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे। कह रहे एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? कितने सहसंयोजक आबंध है? देखो C2H6 कितने सहसंयोजक आबंध है? 1 2 3 4 5 6 7 सहसंयोजक, मतलब 1 1 की साझेदारी, 2 2 की साझेदारी, 3 3 की साझेदारी। तो इसमें 7 सहसंयोजक आबंध हैं। ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक आबंध है, सही हो जाएगा। कह रहे ब्यूटेनोन चतु कार्बन के जिनका क्रियात्मक समूह क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप होता है यार, सीधा कीटोन आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? अगर नीचे से काला हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमें ईंधन पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप गैस में खाना बनाते हो तो आपके बर्तन काले नहीं पड़ते हैं, और जब वहीं आप खाना बनाओगे और लकड़ी से, इससे उससे, पत्ते पुत्ते से, तो आपके बर्तन नीचे काले पड़ जाते हैं। तो यही इसका मुख्य कारण है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसीलिए वो काला पड़ जा रहा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। CH3Cl है, देखो अब CH3Cl, अगर C एक है तो 4 कार्बन होने चाहिए, है ना। अब Cl आ गया है तो 1 हटा देगा, तो कितने हैं? ये इसका आकृति बन गया, है ना। वैसे ये होता है, Cl है यहाँ पर, Cl इसको हटा देगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है कि CH3Cl में जो सहसंयोजक आबंध है एक एक की साझेदारी हो रही है, एकल बंदी है। ठीक है, अगर 2 2 की होती तो 2 ही बंदी है, 3 3 होती तो 3 बंदी है। ये बताना था आपको। अब आप कहोगे सर एकल ही क्यों हुआ है? Cl हटाएगा तो 1 कार्बन क्यों जोड़ा है, 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि क्लोरीन के परमाणु क्रमांक होता है 17, 2 8 7, उसे बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक ही चाहिए,
तो एकल बंदी ही बनाएगा, द्विबंदी नहीं बनाएगा। तो यही इसका रीज़न है। कह रहे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु आपको संरचना बनाएगी। पहला आपके पास दे रखा है एथेनोइक अम्ल, फिर H2S, प्रोपेनॉन, F2। सो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मैंने अभी आपको सिखा रखा है थोड़ी देर पहले, बट मैं आपको फिर से एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ। मेन चीज़ें फॉर्मूला अगर याद होगा, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, ये सूत्र होता है। ये सूत्र ही डिसाइड कर देता है कि इसका मतलब क्या है। देखो, इसमें और इसमें एक एक की यादारी होगी, इसमें एक की, इसमें इसके साथ दो की, और फिर इसमें एक की। देखो कैसे हुआ है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, थोड़ा मिटा लें। ठीक है, क्या है बेटा, यहाँ पर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन यहाँ है, फिर O है, फिर यहाँ O है, फिर यहाँ H है। ठीक है, कितने हैं वो भी ध्यान में रखना है। फिर यहाँ H है, यहाँ H है। ठीक है, कार्बन 2 थे, ऑक्सीजन 2 था, और H आपके 4 थे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अष्टकपूर्ण वाली बात आ जाती है ना। तो आपको पता ही है, कार्बन हाइड्रोजन के बाहर तो एक ही होता है। ठीक है, अगर H को क्रॉस से दिखाया तो बाकियों को किसी और से दिखाना पड़ेगा। तो इसको हम दिखा देते हैं बिंदु से दिखाने में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहर में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो इसको किससे दिखाएं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 6। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 2। ठीक है, अब साझेदारी करनी है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने हैं बेटा, अब देखो यहाँ से क्या करेगा, पहले यहाँ से लेगा, ये एक कार्बन इसने एक ले लिया, इसके 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और यहाँ से एक ले लिया, 8 हो गए। ठीक है, अब इसके पास ये आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ से इसके पास 6 है, इसे 2 चाहिए, तो यहाँ से ये 2 की साझेदारी कर लेगा, 6, और यहाँ से 2 ले लिया, 8। इसके पास 4 थे, यहाँ से 2 आ गया, 6, यहाँ से एक ले लिया, 7, और यहाँ से एक की कर देगी साझेदारी, 8। ठीक है, 6 और इसके भी एक लोगे 7, और ये एक 8। तो ये बन गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, सबके अष्टक पूर्ण हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, H 1 है, H आपके 2 हैं। ठीक है, चित्र बनाओ। ठीक है, सल्फर का होता है बेटा 16, 2 8 6, बाहरी कक्ष में 6 होता है, तो मैं बाहरी से मतलब 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का एक ही होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का हीलियम बन गया, एक मिल गया उसको, हाइड्रोजन का हीलियम मिल गया, एक मिल गया इसको, इसने भी इसको एक दिया, 4 से 1 6 था ना इसके पास, कितना बनाया, 3 और 2 5 6, 6 से 1 7 हो गया, यहाँ से एक लिया था 8 हो गया। तो ये फिगर बनी उसकी, ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनी, आराम से हो गया। अगला क्या है, CH3CO ठीक है, CH3CO, ये वाला फिगर बनेगा आपका, आराम से बना सकते हैं। और फिर F2 फ्लोरीन। ठीक है, F2 FF। तो फ्लोरीन का बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर बनाओगे 3 4 5 6 7, 7 है, एक की साझेदारी करने का बात बन जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे समजातीय श्रेणी क्या है, बहुत उदाहरण देकर समझिए। समजातीय श्रेणी मतलब
एक ही कैटेगरी के लोग, सीधी सी बताऊं, ठीक है। समझाते श्रेणी यौगिकों का एक ऐसा समूह अथवा परिवार जिनमें एक ही क्रियात्मक समूह विद्यमान होता है, परंतु श्रृंखला की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। यहाँ से समझाते श्रेणी यौगिकों का एक ऐसा समूह अथवा परिवार है जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह विद्यमान होता है, परंतु श्रृंखलाओं की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है। जैसे देखो CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, ये समझाती श्रेणी है। क्यों? इनके दोनों बीच के अंदर देखो, कार्बन का इसमें 2 और 1 घटा दो, 6 में से 4 गया 2, CH2 का अंतर है, इसमें घटाओ 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, इन सब के बीच CH2 का अंतर है, एक ही चीज़ का अंतर है तीनों में, तो ये एक ही तरीके से चलता जाएगा। अगला वाला जो टर्म होगा मैं बता सकता हूँ, C4H10 होगा, इसके अगला वाला CH12 होगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको समझाते श्रेणी पता है तो उसके आगे की पद भी आप निकाल सकते हो आराम से, जैसे मैंने बाकी 2 और निकाल दिए। तो ये होती है हमारी समझाती श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में आपको अंतर बताने हैं। सो देखिए, ये अंतर आपके सामने मैंने रख रखे हैं। क्या होता है देखो बेटा, भौतिक गुणों के आधार पर मैंने 4 अंतर लिए और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 अंतर लिए हैं, ठीक है। पहला अंतर क्या है एथेनॉल में, यह एक उदासीन पदार्थ है जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और एथेनोइक अम्ल क्या है बेटा, यह एक अम्लीय पदार्थ है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पहला अंतर तो यह हो गया, जो भौतिक, जो खुली आंखों से देखने को मिलता है। इसकी गंध रुचिकर होती है, मतलब मज़ा आता है सूंघने में। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, मतलब बहुत ही बेकार होता है। स्वाद में ये खट्टे होते हैं और इसका क्वथनांक 290 केल्विन होता है, ठीक है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन है, ठीक है। यह विद्युत का चालन नहीं करता, ये वाला एथेनॉल, और ये विद्युत का चालन करता है क्योंकि ये एथेनोइक अम्ल है, अम्ल में विद्युत का चालन होता है, ठीक है। फिर देखो रासायनिक गुण क्या है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर CO2 गैस नहीं निकलती है और इसमें CO2 गैस निकलती है। इसमें सोडियम धातु डालने पर हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है और इसमें बुदबुदाहट के साथ नहीं निकलती है। एक में होता है तो एक में नहीं होता, यही विशेष अंतर होते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आ जाते एग्जाम में। कह रहे जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है? मिशेल को हटाने पे ही आपके कपड़े साफ होते हैं। क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों पे भी मिशेल का निर्माण होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं साबुन दीर्घ श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण का एक अणु होता है, मिश्रण होता है। साबुन का जो आयनिक सिरा होता है ना, ये साबुन देखो आयनिक सिरा, ठीक है। साबुन का आयनिक सिरा जल में विलय अर्थात जल स्नेही होते हैं। साबुन का जो आयनिक सिरा होते हैं वो जल में घुल जाते हैं आराम से, जबकि कार्बन श्रृंखला जो होती है जल में अविलेय होती है, अर्थात जल में घुलते नहीं हैं आसानी से, जल विरोधी होते हैं। तो यहाँ से आ जाओ, कह रहे हैं जब साबुन की सतह पर, जब साबुन जल की सतह पर होता है तो साबुन की जल विरोधी पुच्छ जल में विलय नहीं होती है तथा साबुन जल की सतह पर ही रह जाता है। इस स्थिति में जल स्नेही आयनिक सिरा जल में रहता है तथा हाइड्रोकार्बन पुच्छ जल के बाहर रहती है, ठीक है। जल आयनिक सिरा ऊपर रहेगा और जल मिश्रण नीचे रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका मिशेल का निर्माण होता है, चित्र में देख रहा होगा आपको। कह रहे जल के भीतर ये अणु एक विशिष्ट विन्यासों में रहते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग जल के बाहर रहता है, जल के वो बाहर रहता है। अणुओं के गुच्छे बनाकर, अणुओं को गुच्छे बनाकर ये चीज़ संभव हो पाती है जिनमें जल विरोधी पुच्छ गुच्छे के भीतर रहती है, आयनक शिरा गुच्छे की सतह पर रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेल का निर्माण करते हैं और अन्य विलायक जैसे एथेनॉल मिशेल का निर्माण नहीं हो पाता है।
अगला क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों? तो इसके ये कुछ मुख्य कारण है। ये स्वच्छ ईंधन है, एकदम साफ हो, ये धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, इन्हें जलाने से कोई अवशेष नहीं बचता। ठीक है, आपने घर पे देखा होगा ये गैस वगैरह जब होगा तो इनका ज्वलन ताप मीडियम होता है, मध्यम होता है, इनका कैलोरी मान उच्च होता है और ये जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करते। तो ये काफ़ी अच्छा रीज़न है इसको लाने का। कह रहे हैं कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कह रहे हैं जल की कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण ही होती है, आपको ये पता है। जब कठोर जल साबुन से अभिकृत होता है तो साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय पदार्थ बनाता है। ये अम्लीय पदार्थ जल में झाग की परत बनाते हैं, ये इसका कारण है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यदि आप पेट्रोल पत्र से साबुन की झाग की जांच करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं साबुन की जो प्रकृति होती है बेटा वो क्या होती है, क्षारीय होती है, अतः यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्षार में क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को वो क्या कर देता है, नीला कर देता है, तथा नीले लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीला डालोगे तो नीला ही रहेगा। हाइड्रोजनीकरण क्या है, जो घी वी नहीं बनते वो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कह रहे हैं किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्वि अथवा त्रिबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग, ठीक है, द्वि अथवा त्रिबंध के और हाइड्रोजन का योग आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और इसमें निकल की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। और 473 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं, तब जाके हमें इस क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलती है। ठीक है, और वनस्पति घी के बड़े पैमाने पर बनाने के लिए इसी मेथड का उपयोग किया जाता है। तो देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध वाले। ठीक है, अगर उसमें हाइड्रोजन का योग किया जाए निकल की उपस्थिति में और उसे 473 केल्विन पे गर्म करें तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका उदाहरण है। ठीक है, कह रहे हैं औद्योगिक स्तर पर इसका योगात्मक अभिक्रिया का प्रयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। वनस्पति घी जैसे तेलों से, मूंगफली का तेल, ठीक है, ये इसकी अभिक्रिया है, ये इसका टेक्निक है बनाने का। ठीक है, हम वनस्पति तेल लेंगे, उसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे, निकल की उपस्थिति में 473 केल्विन पे गर्म करेंगे तो हमें वनस्पति घी मिल जाएगा आराम से। कह रहे हैं दिए गए हाइड्रोकार्बन, ये कुछ दे रखे हमें, जिसमें संकलन अभिक्रिया होती है, तो संकलन अभिक्रिया इनमें होती है। कह रहे मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। खाना बनाने का तेल है और मक्खन है, टेस्ट किसमें ज़्यादा अच्छा है, मक्खन में आता है। मक्खन कई लोगों को फेवरेट है ना, कई लोग स्वाद बढ़ाने के लिए मक्खन ज़्यादा डालते हैं ना, और कोई खुद से बोलता है भाई मेरे में मक्खन ज़्यादा डालो। तो कारण है, क्या कारण है देखिए। कह रहे मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक रूप से अंतर स्पष्ट करने के लिए इन दोनों को निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं। अभी मैंने बताया था वनस्पति घी बनाने का टेक्निक, उसी को किया जाता है। कह रहे इसमें निम्नलिखित परिणाम हमें मिलते हैं। कह रहे हैं द्विआबंध युक्त खाना बनाने का तेल, खाना बनाने का जो तेल होता है ना बेटा, हाइड्रोजन के साथ 473 केल्विन पर वनस्पति घी दे देता है। अगर खाने बनाने का तेल है, ठीक है, उसको हाइड्रोजन की साथ मिला, हाइड्रोजन डाल रहे हो, उसमें निकल की उपस्थिति है और 473 केल्विन पे गर्म करोगे तो वो वनस्पति घी में बदल जाएगा, अगर वो खाना बनाने का तेल है। और एक जो मक्खन होता है वो एक आबंध युक्त हाइड्रोजन गैस के साथ क्या करता है, वो अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो रासायनिक अंतर। तो एकल युक्त है इसीलिए ज़्यादा टेस्ट भी आता है। कहने साबुन की सफाई, साबुन
की जो सफाई विधि होती है उसको लिखने के लिए बोला गया है। ये मत लिख देना एग्ज़ाम में। हम पहले क्या रहते हैं, पानी ले लिया, उसमें सरफ डाला, उसमें कपड़े डाले, वो हिला दिया, साफ़ हो गया। ये मत लिख देना। प्रॉपर रीज़न देने की क्या टेक्निक है। कह रहे हैं कपड़ों में गंदगी, जो हमारे कॉलर पे जो गंदगी वगैरह होते हैं ना अंडर आर्म्स की, वो जो गंदगी होती है काली काली, वो तो आमतौर पे तेली होती है, चिकनी होती है। देखना आप कभी गौर से, कपड़ों में गंदगी सामान्यतः तेलीय पदार्थ के रूप में अवशोषित रहती है। इसे जल से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि यह तेलीय गंदगी जल के साथ भली भांति मिश्रित नहीं होती है। परंतु जब एक गंदे कपड़े को साबुन के घोल में डाला जाता है तो गंदगी तथा चिकनाई स्वयं ही साबुन के अणु के हाइड्रोकार्बन के घटक से जुड़ जाती है। जो साबुन के जो हाइड्रोकार्बन के जो घटक होते हैं ना, उनके साथ वो गंदगी आके जुड़ जाती है मिशेल के रूप में। साबुन का जो आयनिक सिरा होता है CONA, जो जल के अणु से जुड़ा रहता है, हाइड्रोकार्बन घटक गंदगी के साथ कपड़े की सतह से दूर धकेल देते हैं ऐसे रगड़ने पर, तथा कपड़ा साफ हो जाता है। ये आपकी क्रिया विधि है और इसको आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, मैथ्स पूरी मैंने करा रखी है, पूरा सब कुछ करा रखा है, पूरी NCERT, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, आप देख सकते हैं। साइंस का कोई भी वीडियो देखना है आप ऐसे सर्च कीजिए, क्लास 10th साइंस का जो भी चैप्टर है वो लिखो, बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, ऐसे लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी ऊपर। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकती है, देख सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स का देखना है, कोई भी एक्सरसाइज देखनी है, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज जो भी देखनी है वो लिखो, एक्सरसाइज 1.1 देखना है तो लिख दिया, आगे लिख दोगे बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएंगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।